हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सभी सही होंगे। और कैसे हो माय डियर एस्पिरेंट्स। हाँ, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के हाल चाल पूछ लूँ। सो गाइस, अभी हो रही है रात और मैं आपके साथ अब रात का शेड्यूल ही शेयर कर पाऊँगी, बिकॉज़ दिन का शेड्यूल इतना बिजी होता है। मॉर्निंग में 5 बजे उठो, फिर 6 बजे तक रेडी हो जाओ, निकलो, मेट्रो पकड़ो और कोचिंग पहुँचो, बिकॉज़ सुबह 8 बजे की मेरी क्लासेस होती है। देन यहाँ पे भी मैं पानी वानी पी के बैठ गई हूँ मस्त, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है। और ये हाथ में मेरे पास जो भी हैंड आउट्स आपको दिख रहे हैं, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री के हैंड आउट्स हैं जो हमें मिले हैं रिसेंट में। देन उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पानी वानी लेके सब कुछ बैठ गई थी, बिकॉज़ अब खाना पीना खा लिया है, रात का ही टाइम है। अब रात को ही पढ़ाई करती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है तो मैं आज ही पढ़ने बैठी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़, टाइम नहीं मिल पाता ना, क्योंकि वीडियो शूट करने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, बिकॉज़ हमारा कोचिंग में एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करा दिया है, जिसमें हमारे को प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, एंशिएंट वगैरह पूरा मतलब सारी चीज़ें, और सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सारी चीज़ें भी स्टार्ट कराई हैं। पूरा विषय परिचय सर ने दिया है। तो जो भी सर ने हैंड आउट्स, बिकॉज़ जो नोट्स होते हैं सर के बेसिक, एक तो उसके बेसिक हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है एकदम फ्लो चार्ट के ऊपर, वो भी मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें दृष्टि से हैंड आउट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। क्योंकि जो एक रिटन नोट्स होते हैं और जो टीचर के द्वारा बुक अलग होती है, और जो नोट्स जो टीचर अपने हाथों से खुद प्रिंट करवा के हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। उनमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं, जैसे कि बेसिक हिस्ट्री है, इतिहास का मतलब क्या है, इतिहास को एक एक टर्म उसकी डिफ़ाइन कर करके उनके मीनिंग के साथ, और जितना भी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हिस्टोरिक पीरियड है, और जैसे कि मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ, पाषाण काल, नव पाषाण काल, है ना, और लोह युग वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसमें सर ने हमें बताया। तिथि अंकन क्या होता है और इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। जैसे इतिहास के 3 ही स्रोत होते हैं, एक साहित्य के आधार पर होता है, और एक विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर होता है, एक पुरातात्विक स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत भी हमारे 2 तरह के आधारों पर विभाजित होते हैं, जिसके अंदर आते हैं धार्मिक स्रोत और वैदिक स्रोत, धार्मिक और लौकिक, धार्मिक स्रोत के अंदर हमारे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वेदिकांतर सभ्यता, इन सारी चीज़ों के बारे में। लौकिक के अंदर आ जाता है जीवन चरित्र, जीवनी, है ना, जैसे हर्ष चरित्र के बारे में है। ठीक है। उसके बाद जो हमारे को विदेशी यात्रियों के द्वारा जो उनका विवरण मिलता है, जो वो लोग आते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यूरानी, ठीक है, जो विदेशी यात्री है जो भारत आते, जैसे अल बिरूनी आया था, उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद लिखी थी, उसके अंदर उसने विवरण किया है, जो भी प्रमाण है उसके बारे में, इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। अल बिरूनी एक ऐसा यात्री था जिसने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन करा था। उसके बाद वो भारत आया, भारत आके उसने भारत में जो जो चीज़ें देखी वो अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में उसने लिखी है। फिर उसके बाद इबन बतूता है, उसने रिहला नाम की पुस्तक लिखी है, उसमें उसने वर्णन किया है। और चीनी यात्री भी आए थे, फाहियान और हेनयांग, है ना। इस तरह से मतलब सारी चीज़ें सर ने इतने अच्छे से फ़्लो चार्ट के फॉर्म में डिफ़ाइन करके, देन उसके बाद मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये चीज़ें मैंने इसके अंदर रिवाइज़ करी, और मुझे रिवाइज़ नहीं होगा तो मैं आपको इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बता सकती इस वॉइस ओवर के माध्यम से, बिकॉज़ मुझे लगता है जो चीज़ मैंने पढ़ा है मुझे बताना चाहिए। और जो हैंड आउट्स जो हमें मिलते हैं, स्पेशली जो लोग दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी कोचिंग के स्टूडेंट है जिनके कोचिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, अगर आपका अपने टीचर पे फेथ है तो आप वो चीज़ एकदम मतलब बेसिक से, मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों ने हिस्ट्री नहीं की होती है, जिनका बैकग्राउंड नहीं होता है, ह्यूमैनिटीज़ वाला, आर्ट्स वाला अलग बैकग्राउंड होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, पर जो टीचर के हैंड आउट्स होते हैं जो पर्सनली वो प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, उसमें एक अलग ही मेहनत होती है टीचर की भी, और साथ के साथ वो हमें कनेक्ट करते हैं हमारी एक एक टर्म्स को। और इसके अंदर सर ने 2014 या 13 से लेके पूरे 2025 तक के प्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कला संस्कृति को लेके, और एंशिएंट में पूरा जितने भी हैं हमारे
चित्रकला वगैरह सभ्यताओं से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस भी इस हैंडआउट्स में सर ने लिख के दिए हैं, क्योंकि बच्चे खुद से नहीं करते लेकिन टीचर जब इतना करे उसके बाद तो मतलब आप समझ ही सकते हो ना, सारे उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो मैं वही सारी चीज़ें रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज़ जब तक आप जो मटेरियल डेली आपको मिलता है वो या फिर जो भी आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर आप वो डेली रिवाइज़ नहीं करोगे तो वहाँ आप चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाओगे। और मेरा तो बैकग्राउंड रहा है तो मुझे थोड़ी चीज़ें समझ आती हैं, मतलब कनेक्ट मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह मेरा बैकग्राउंड रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो मेरे को कनेक्ट रहती हैं चीज़ें। मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन 11th-12th में भी पढ़ा है, मक्का मदीना ये वाली चीज़ें भी पढ़ी हैं। पूरा जो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सिंधु घाटी सब क्या क्या पुरातात्विक परिणाम वगैरह है ना, परिमाण वगैरह जो भी मिले हैं, शिलालेख है ना, गुहा लेख, ताम्रपत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें वैदिक टाइम पीरियड और मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया और उसके अंदर जो भी शहर आसपास के धोलावीरा, राखीगढ़ी है ना, और शोरतू गई कहाँ से, अन्नागार मिले हैं, विशाल अन्नागार और वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली वगैरह। तो ये सारी चीज़ें फिर उसके बाद हम अपना सर ने हमें बेसिक चीज़ ये भी बताई कि बिफ़ोर BCE है ना, और BC मतलब बिफ़ोर कॉमन एरा है ना, बिफ़ोर क्राइस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक चीज़ होती है, अगर इंसान को बेसिक नॉलेज है, ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होती है, ईसा पूर्व यानी कि ईसा के पूर्व जो जन्म हुआ था उसके काल का तिथि का अंकन करना है ना। फिर उसके साथ साथ सर ने इसके अंदर हमारे हैंडआउट्स में विक्रम संवत के बारे में, मतलब जो भी संवत हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग होती हैं चीज़ें, कितने संवत रहे हैं, विक्रम संवत रहा है, शक संवत रहा है ना, चेदी संवत रहा है, बहुत सारे ऐसे, गुप्त संवत, शक संवत। तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे वही हैंडआउट्स हैं जो मैंने रिवाइज़ करा है, जिनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। इतिहास विषय की अवधारणा और उसकी समझ, मतलब एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री के सब्जेक्ट की आप पढ़ ही सकते हो। इसमें बेसिक तरीके से सर ने एकदम फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीज़ें बता रखी हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। और सर ने एकदम जो हमारा एरा वगैरह है उसको भी बहुत स्पेसिफिकली डिफ़ाइन करके बताया है, और एक एक टर्म इतने अच्छे से बताई है कि इस एक पेज में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको बेसिक टर्म समझ आ जाएगी हिस्ट्री की, उसके स्रोत समझ आ जाएंगे, सोर्सेज क्या क्या हैं, उन सोर्सेज के सब सोर्सेज समझ आ जाएंगे, सब सोर्सेज के भी सब सोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। और इसमें कार्बन डेटिंग वाली टॉपिक है, वो भी इसी पेज की है, मतलब एक सिंगल पेज के अंदर आप सोच सकते हो बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे सारा संवत वगैरह भी डिस्कस करा, बहुत सारी चीज़ें। और वही हैंडआउट्स जब हम पढ़ के नेक्स्ट डे अपनी क्लास में जाते हैं तो वहाँ हम चीज़ों का काफ़ी अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मैं तो अपनी चीज़ें जब भी रिवाइज़ करती हूँ तो शेड्यूल में डिवाइड कर लेती हूँ, बिकॉज़ अगर आप अपना शेड्यूल क्लियर नहीं रखोगे, मैं ये बोलती हूँ अगर आपकी भी 2-2 3-3 क्लासेस चल रही है मेरी तरह, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते, बट आप एक सब्जेक्ट को 15 मिनट 20 मिनट भी दे दोगे ना, जो आपने जो आज पढ़ा वो एक बार रिवाइज़ कर लो, बस याद मत करो, रिवाइज़ कर लो, उस टर्म्स को पढ़ लो, ठीक है, जितना समझ आ रहा है उतना गेन कर लो, बट हाँ चीज़ों से कनेक्ट रहो, एकदम ब्लैंक मत रहो, कोई भी क्लासेस स्किप मत करो, चाहे आप ऑनलाइन के मीडियम से पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो या घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, स्किप नहीं करना है। जहाँ चीज़ें स्किप हो जाती हैं वहाँ शेड्यूल ख़राब होने लग जाता है, बिकॉज़ अगर मैं अपना बता रही हूँ, मैं किसी भी रीज़न से एक क्लास स्किप कर देती हूँ तो मुझे अगले दिन उठ के जाने का मन नहीं करता, ये फैक्ट होता है, क्योंकि हम अपने आप को वैसे ढालना चाहते हैं और हम चीज़ें फिर बीच में, एक एस्पिरेंट है, जब तक कंसिस्टेंसी आप नहीं लेके आओगे अपने अंदर, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसी चीज़ पे ही पूरा एक UPSC डिपेंड करता है, एक इंसान एस्पिरेंट की मतलब डेडिकेशन डिपेंड करता है। जो बोलते हैं ना मोटिवेशंस के ज़्यादा हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें, कभी मेरा भी बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, मैं बहुत थक जाती हूँ, सुबह उठ के जाती हूँ, मैं आपको अपना पूरा रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह उठ के जा रही हूँ, 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, फ्रेश होकर खाना वाना, तो सुबह सुबह नहीं खाने का मन करता, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मेट्रो में सीट मिलती है नहीं मिलती है, फिर हम कोचिंग पहुंचते हैं, 8 बजे की क्लास अटेंड करते हैं, 10:30 बजे तक क्लास अटेंड करते हैं, फिर 1 घंटे का गैप मिलता है, जब 10:30 बजे क्लास ख़त्म होती है, कभी कभी क्लास 10-15 मिनट ऊपर ही हो जाती है, नीचे तो मैं नहीं कहूँगी, ऊपर ही हो जाती है, फिर दूसरे रूम में आओ, फिर वहाँ पे एंट्री कराओ, फिर आधे घंटे का टाइम मिलता है, थोड़ा अपना जो घर से खाना लाए हो, फ्रूट्स वगैरह वो खाओ,
फिर 11:30 बजे से क्लास अटेंड करो, फिर 2 बजे तक क्लास लो, देन उसके बाद फिर आधे घंटे तक थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, उसके बाद करंट अफेयर की क्लासेज होती है, फिर शाम को आप घर 5 साढ़े 5 बजे आपकी क्लास ओवर हो रही है, फिर आप मेट्रो स्टेशन जा रहे हो, फिर आप वापस से घर आ रहे हो। कोई आधे घंटे का ट्रैवल करता है, कोई 20 मिनट का कर रहा है, कोई 1 घंटे का ट्रैवल कर रहा है, फिर आप लोग घर आ रहे हो। घर पे आने के बाद भी तुरंत आते ही तो कोई ना लेट जाता है ना सो जाता है, अपना चेंज वेंज करते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अपना शेड्यूल, ऐसे मेरा खुद का शेड्यूल नहीं बना रखा टच वुड, लेकिन हाँ मेरा ये है मैं डेली जो कर रही हूँ वो रिवाइज़ करूँगी। जैसे सर ने आज बोला, अभी हमारा रिसेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। नगर नियोजन, पतन कैसे हुआ, उत्थान कैसे हुआ, विशिष्टता क्या है, विषय परिचय क्या है, विषय की संबंधित क्या है, स्रोत क्या है ना, वो सारी चीज़ें, और नगर प्रणाली वगैरह, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये सारी चीज़ें, हड़प्पा वगैरह आता है, तो वो सारी चीज़ें भी सर ने उसमें जितना भी टॉपिक है। साथ के साथ मैं आपको बता दूं, सर के हैंड नोट्स में ना मैप भी है। सर ने एक एक मैप में एक एक जगह लोकेट कर रखी है, और यहाँ पे सारे ही टाइम पीरियड लिख रखा है, कौन कौन, मतलब ये भी चीज़ एक एक चीज़ स्पेसिफाई कर रखी है कि नवपाषाण युग कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब कौन सी BC से BC तक है ना, मध्य पाषाण कब तक है, लोह युग कब तक है, और एक एक सिंगल चीज़, प्रागैतिहासिक काल का समय क्या है, वैदिक काल का समय क्या है, जो एक एक डिटेल्ड चीज़ें होती हैं ना, क्योंकि इनके ही सब पॉइंट में से जब आप रीडिंग इस तरह से नहीं करोगे, इसलिए तो बोलते हैं सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर उसकी एक एक की पॉइंट, जैसे हम बौद्ध क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के अंदर पिटक होते हैं, 3 पिटक होते हैं, एक सूत पिटक, त्रिपिटक और विनय पिटक। अब इन पिटकों के अंदर भी क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें भी आपने नहीं पढ़ी होगी तो चीज़ें कनेक्ट करने में दिक्कत होती है। और जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं, जब तक आप डेप्थ रीडिंग नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। जब तक आप चीज़ें अच्छे से रीड नहीं करोगे, आप उन चीज़ों को समझोगे नहीं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है ना, वो मीनिंग क्या है, वो लाइन कहना क्या चाहती है, वो वाक्य हमें बता क्या रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, प्रीलिम्स में सिर्फ 4 ऑप्शन तो आते नहीं हैं, पहले 4 बड़े बड़े एक क्वेश्चन देंगे, फिर उसके 4 ऑप्शंस देंगे, फिर उन 4 ऑप्शंस के भी 4 ऑप्शंस देंगे, कौन सा वाक्य सही है कौन सा नहीं है। जब हम रीडिंग ही नहीं करेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं होगा वो नोट्स, तो हम कैसे बता देंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे सही हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे सही नहीं है। तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए एक होता है रिवीजन करना नोट्स का, डेली भी नहीं तो अगर 3 क्लासेज है तो 2 दिन इस चीज़ का, 2 दिन इस, जैसे साथ के साथ मेरा ज्योग्राफी भी चल रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, ज्योग्राफी की 24 से 25 क्लासेस हो चुकी हैं। एंशिएंट शुरू हुए हैं, मेरे को 1 वीक ही हुआ है, अभी हमारे रिसेंट में ही एंशिएंट शुरू हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जब एक साथ आपको लगता है कि बर्डन पड़ रहा है, साथ के साथ आप अपना कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत से लोग जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज करने से ही होता है। स्टार्टिंग में आप अपना सिलेबस कवर करने पे ध्यान दें, और सिलेबस कवर करने के साथ साथ चीज़ों से कनेक्ट रहें, और जो टेस्ट वगैरह होते हैं उन पे अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान दें, जो कि पर्सनली मैं भी वही चीज़ फॉलो करती हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी शुरू ही किया है, मेरे को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं पढ़ के आती हूँ, जितना मैं सीख के आती हूँ, उसी माध्यम से मैं आपको वो बातें बताती हूँ कि हाँ मेरे को ये सही लगा, मेरे को ये चीज़ अपनानी चाहिए। तो मैं भी आपको वही बोलूँगी कि आप भी उसी तरह से चीज़ें करें, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बनाएं। और जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अगर उनको सही लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करें। मैं बता दूं आपको, जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप डेडिकेटेड हैं, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेटेड हैं, वो चीज़ें करें। और एक परसिवरेंस नाम की चीज़ होती है, वो होनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब तक आप नहीं होगी तो आप किसी भी फील्ड में मतलब अच्छा ग्रो नहीं कर पाओगे। आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढालें अपने उस चीज़ में। और रीडिंग आपको पता ही है ना, जब तक आप UPSC फिर आप किसी भी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट है ना, तो मतलब सीरियसनेस चाहिए होती है। वो अभी आपका जो टाइम है वही है कुछ कर दिखाने का, आगे जाके मतलब बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ रहा है। मेरे को तो कुछ चीज़ें सोच सोच के टेंशन होती है। इसलिए मैं अभी देखो, मेरा नाइट शेड्यूल है, तो मैं नाइट वाला स्केड्यूल अपना अच्छे से स्लॉट वाइज मेंशन करके रखती हूँ कि मेरे को इतने टाइम तक इसका रिवीजन करना है, फिर उतने टाइम तक मुझे थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का भी रिवीजन करना है। साथ के साथ जो मैं अपना ऑप्शनल भी शुरू कर रखा है मैंने, है ना, ऑप्शनल की
30-35 क्लासेस करे। ऑप्शनल की भी मुझे बुक्स पढ़नी होती है, उपन्यास वगैरह पढ़ना होता है, जो कि मैं मेट्रो में आते जाते पढ़ लेती हूँ। तो अपने टाइम को ऐसी जगह यूटिलाइज़ करें कि लग गए ना कि आप अपना समय व्यस्त कर रहे हैं कहीं और फालतू के कार्यों में। तो वो चीज़ें आपको इन फ्यूचर रिग्रेट देंगी कि मैं यहाँ पे मैंने इतने साल कोचिंग ली, 2 साल, उसके बाद मैंने 1.5 साल सेल्फ स्टडी करी। बिकॉज़ कोचिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए कोचिंग के साथ साथ आप अपनी बहुत सारी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, राइटिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं, आप अपनी लिखने की स्पीड को सुधार सकते हैं, आप अपने वोकैब सुधार सकते हैं, आप इंग्लिश में वोकैब, अपनी हिंदी में भाषा की पकड़ को अच्छा बना सकते हैं, अपनी राइटिंग स्पीड, एक लाइन में कितने शब्द आप लिख पाते हैं, मेंस के अकॉर्डिंग भी आप अपने आप को लेके चलें। साथ के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, लेकिन हम वो सोचते हैं कि कोचिंग वाले अभी हमें जो करा रहे हैं सिर्फ उतना करते हैं। कोचिंग वाले जो करा रहे हैं सिर्फ उतना भी करो, बट उससे भी बढ़कर चीज़ें हैं लाइफ में। देखो, मैं खुद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मैं उसे नोट करती जा रही हूँ, साथ के साथ जो चीज़ राइट हो गई उसको और अच्छे से हाईलाइट करके खुद के ओन वर्ड्स में, मतलब अपने खुद के शब्दों में भी वो चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए। क्योंकि एज़ इट इज़ आप किताबी भाषा को कब तक ही रट लेंगे, और किताबी भाषा ऐसी है कि वो रट नहीं सकते। लोग कहते हैं एनसीईआरटी इनफ होता है, एनसीईआरटी पढ़ने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। एनसीईआरटी की भाषा इतनी अच्छी नहीं है कि आप वो तुरंत समझ जाएं। मतलब उस भाषा को देखो, अभी मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, ये देखो, ये पूरा वो है जहाँ पे सर ने हमें एक एक चीज़ बता रखी है। जनरल स्टडीज़ में आपके कहाँ कहाँ से चीज़ें कवर अप होंगी, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, सारा स्लॉट वगैरह। उसके बाद मैं अपना ज्योग्राफी में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं हम, क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पहुंच चुके हैं। अभी रिसेंट में जलवाष्प वगैरह चल रहा है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आज सर ने वो वाली चीज़ें एक्सप्लेन करी। मौसम विज्ञान के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको भी अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और इसमें पूरा शोभ मंडल के बारे में है, जैसे कि आप देख ही सकते हो, वो सारी टर्म्स वगैरह डिफ़ाइन कर रखी है। तो मैं आपको बता दूँ, ये सारी साथ साथ मेरी चीज़ें चलती हैं, और वो सब देख सकते हो। नोट्स कितने ज़्यादा हैं। अगर आप डेली नहीं पढ़ोगे इन चीज़ों को, फिर इकट्ठा होती रहेंगी ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आज हमने हीट बजट के बारे में भी पढ़ा था है, और उनके भी सब पॉइंट्स होते देख सकते हो, है ना। तो गाइज़, आई होप आपको ये मेरा प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन